क्या आप जानते हो जियोमेट्री की शुरुआत होती है पॉइंट, लाइन ऑफ प्लेन जैसे सिंपल आइडियाज से। इन आइडियाज को हम डेफिनेशन, एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स के थ्रू समझते हैं। मुझे पता है कई बच्चों को यूक्लिड्स ज्योमेट्री ये चैप्टर रट्टाफिकेशन लगता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के बाद तुम्हें ये चैप्टर बिल्कुल लॉजिकल वे में समझ आएगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझ आएगा और कभी भी डेफिनेशन और एग्जाम में तुम कंफ्यूज नहीं होगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन। जियोमेट्री ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड जियो और मैट्रिन से मिलकर बनता है जियोमेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ, मैट्रिन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इससे हमें यह अंदाजा लगता है कि जियोमेट्री की जरूरत हमें पड़ी थी अर्थ के मेजरमेंट के लिए। मैथमेटिक्स की इस ब्रांच मतलब जियोमेट्री को हर सिविलाइजेशन में पढ़ा गया है, चाहे मैं बात करूं इजिप्ट की, बेबीलोन की, चाइना की, इंडिया की, ग्रीस की या किसी की भी, हर एक सिविलाइजेशन में जियोमेट्री को पढ़ा गया है। यहाँ के लोगों ने ऐसी कई रियल लाइफ प्रॉब्लम को फेस किया जिसकी वजह से जियोमेट्री का डेवलपमेंट वेरियस फील्ड्स में हो गया। कुछ एग्जांपल दूंगा, तुम्हें कुछ सब कुछ समझ आएगा और मज़ा आ जाएगा। देखो, जब नील रिवर में बाढ़ आती थी तो बाढ़ के कारण जो नदी के किनारे ज़मीन होती थी उनके बीच में बाउंड्री भी होती थी, बाढ़ उस बाउंड्री को अपने साथ बहा ले जाती थी। अब जब बारिश बंद हो गई, बाढ़ चली गई, नदियाँ वापस से सिमट गई, तब उन बाउंड्रीज को वापस बनाना पड़ता था। इसलिए इजिप्टियंस ने कुछ सिंपल टेक्निक्स बनाई जियोमेट्री की, कुछ सिंपल रूल्स बनाए जियोमेट्री के, ताकि वो सिंपल एरियाज निकाल पाएँ, सिंपल कंस्ट्रक्शंस कर पाएँ। उन्होंने जियोमेट्री के इस नॉलेज को ग्रेनरीज के वॉल्यूम निकालने के लिए, कैनल्स बनाने के लिए और पिरामिड्स बनाने के लिए भी यूज़ किया। एक मिनट, ग्रेनरीज, पिरामिड्स, कैनल्स समझते हो ना क्या होता है? ग्रेनरीज एक ऐसा कमरा होता है या ऐसा हॉल होता है जिसमें अनाज वगैरह रखा जाता था पहले के टाइम पे। और एक और क्या था? कैनल्स भाई साहब नदी, नहरें होती ना, नहरें एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाने के लिए। और पिरामिड समझ लेना, पिरामिड एक ऐसा सॉलिड शेप होता है जिसका बेस या तो ट्राइंगल या तो स्क्वायर या कोई भी पॉलीगॉन होता है और उसकी साइड फेसेस ट्राइंगल शेप की होती हैं और सारे के सारे ट्राइंगल टॉप पे जुड़ा होता है ना, टॉप पे जुड़े होते हैं, उस शेप को बोलते हैं पिरामिड। अरे इजिप्ट के पिरामिड देखे होंगे ना, इजिप्ट के पिरामिड, बस वही, यही होता है हमारा पिरामिड। तो इन सबको बनाने के लिए उन्होंने जियोमेट्री का यूज़ किया। उन्होंने एक ट्रंकेटेड पिरामिड मतलब कटे हुए पिरामिड, देखो ये पिरामिड था, इसके टॉप को पकड़ो, थोड़ा नीचे आओ, उसे काट दो, तो जो ये नीचे वाला हिस्सा रहेगा ना, इसे हम बोलेंगे ट्रंकेटेड पिरामिड मतलब कटा हुआ पिरामिड। इस कटे हुए पिरामिड का एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालने का एक एग्जैक्ट फॉर्मूला बना लिया था इजिप्टियंस ने। सोचो, इतना डेवलप कर लिया था उन लोगों ने उनकी जियोमेट्री को। अब भाई साहब हमने इजिप्ट की बात कर ली, अब थोड़ी इंडिया वालों की बात कर लें तो ठीक है भाई साहब। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई से हमें ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने भी जियोमेट्री का अच्छा खासा यूज़ किया है, भरपूर यूज़ किया है। एक मिनट, इंडस वैली सिविलाइजेशन भाई साहब ये क्या होता है? अरे भाई कुछ नहीं होता, मोहनजोदारो और हड़प्पा में रहने वाले लोग, वही सोसाइटी लेकिन 3000 BC के टाइमलाइन वाली, उस टाइमलाइन वाली सोसाइटी को हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा और मोहनजोदारो में। ठीक है, तो ये जो सोसाइटी थी हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी, हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, यहाँ के सिटीज़ वेल डेवलप्ड थे, वेल ऑर्गेनाइज्ड थे, वेल प्लान्ड थे, यहाँ की रोडें पैरेलल हुआ करती थी, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड थे, घरों में डिफरेंट टाइप के रूम्स थे। देखो, इन सबको देख के हमें यह पता चलता है कि जो यहाँ के लोग थे वो वेल स्किल्ड थे। किन चीज़ों में? मेजरेशन में, प्रैक्टिकल अर्थमेटिक्स में, इन सब में वो लोग बहुत स्किल्ड थे भाई साहब। यहाँ के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली ईंट पकी हुई थी, उनके लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो 4:2:1 हुआ करता था। अगर मैं बात करूं एंशिएंट इंडिया की, मतलब 800 BC से 500 BC के टाइमलाइन की, ठीक है, इस टाइमलाइन की बात करें, इसे हम वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। तो वैदिक पीरियड में जियोमेट्री की एक बुक हुआ करती थी सुलभासूत्र नाम की, उसमें जियोमेट्री के सारे रूल्स लिखे हुए करते थे। वैदिक पीरियड में जियोमेट्री का डेवलपमेंट हुआ था ऑल्टर्स बनाने के लिए, मतलब वेदीज बनाने के लिए, फायर प्लेसेस बनाने के लिए। ऑल्टर्स वेदी में समझ आया नहीं आया? अरे घर पे दिवाली की पूजा होती है ना, तो मम्मी एक आटे से कुछ चौक बनाती हैं, गांव में चौक पूरना बोलते हैं उसे हम लोग, है ना, तो मैं गांव से हूँ से, तो उसे चौक पूरना बोलते हैं। तो वो चौक होता है ना, उसे वेदीज बोलते हैं। उसके ऊपर मम्मी गेहूँ रखती हैं, फिर उसके ऊपर भगवान रखते हैं, फिर पूजा करती हैं, है ना, तो वो वेदीज, उन वेदीज के बनाने के लिए ही इस जियोमेट्री का डेवलपमेंट हुआ था वैदिक पीरियड में। ठीक है,
जो पूजन होते थे, मतलब वैदिक स्पिरिचुअल्स होते थे, हवन कुंड होते थे, उनको बहुत ज़्यादा, जो यज्ञ होते थे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता था। लेकिन सिर्फ तब जब ये जो वेदीज हैं बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में प्रॉपर एरिया के हिसाब से बने हो तो। और ये सब कुछ कौन बताता था? ये सारे के सारे रूल्स लिखे थे उस बुक में, उस बुक के अकॉर्डिंग हमारे वेदीज बन रहे हैं। तो ये स्पिरिचुअल जो भी हमारे वैदिक स्पिरिचुअल्स थे, मतलब कि क्या चीज़, हवन कुंड वगैरह, वो हमें बहुत इफेक्ट करते थे, ये उनका मानना था उस टाइम पे, ठीक है। और हाँ, अगर घर में पूजा होती थी तो सर्कल शेप का या फिर स्क्वायर शेप का वेदी बनता था। अगर सामूहिक पूजा हो रही है, मतलब पूरे मोहल्ले में पूजा हो रही है, पूरे गांव में पूजा हो रही है, तो क्या करते थे, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ट्राइपेजियम से मिला के कुछ शेप्स बनते थे, उस शेप का ही वेदीज बनाया जाता था और फिर पूजा करी जाती थी। एक और स्पेशल टाइप का वेदी होता था जिसका नाम है श्री यंत्र, आप गूगल करोगे मिल जाएगा। श्री यंत्र में 9 आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं जो ऐसे इंटरवोवलन होते हैं, मतलब ऐसे फंसे हुए होते हैं एक दूसरे में कि 43 नए छोटे छोटे ट्राइंगल बना देता है। देखो, ये जितने भी वेदी वगैरह होते ना, इनको बनाने के लिए बहुत एक्यूरेट ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता था, बहुत ज़्यादा। इनके पीछे का मैथमेटिकल प्रिंसिपल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था, ये बात अलग है, लेकिन भाई साहब इनकी जो ज्योमेट्री थी बहुत एक्यूरेट होती थी इनको बनाने के लिए। अगर मैंने जो इतने सारे एग्जाम्पल दिए इन सबको मैं ऑब्जर्व करूं तो हमें यह पता चलता है कि जियोमेट्री हर जगह पूरी दुनिया में डेवलप हो रही थी कहीं ना कहीं, है ना। इसका कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं था, मतलब कि कोई एक स्टेप बाय स्टेप मेथड नहीं थी, लेकिन डेवलप तो हो रही थी। और ये जो नॉलेज थी, जियोमेट्री की जो नॉलेज थी, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन भी हो रही थी, चाहे वो ओरली बोल के हो, पाल्म लीव्स के थ्रू हो, या कोई भी ट्रेडिशनल मेथड से हो तो रही थी। देखो, अगर हम बात करें हमारे इंडिया, बेबीलोन या फिर रोम वगैरह, इन सब सिविलाइजेशन की, इन सब सिविलाइजेशन में जो ज्योमेट्री यूज़ होती थी ना, वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्योमेट्री थी। मतलब लोग ज्योमेट्री का यूज़ करते थे सड़क बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ज़मीन नापने के लिए। इनको बस ये था कि आप मेथड बता दो कैसे काम करना है, हम लोग काम कर लेंगे, उससे ज़्यादा हमें नहीं सोचना कि भाई ये मेथड क्यों काम कर दिए, ये वर्क क्यों कर दिए, ये नहीं सोचना, बता दो काम कैसे करना है, काम करके हम आपको दे देंगे, बस काम खत्म। अब अगर हम बात करें इजिप्ट की ज्योमेट्री की, मतलब इजिप्ट ज्योमेट्री की, इजिप्ट में जैसी ज्योमेट्री यूज़ होती थी, वहाँ की ज्योमेट्री में हमें रिजल्ट्स, फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं। मतलब उन्होंने हमें फाइनल आंसर तो निकाल के दिया, लेकिन उन्होंने जनरल रूल्स या फिर प्रूफ्स वगैरह नहीं बनाए थे। अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें, इजिप्टियंस और बेबीलोनियंस की जो जियोमेट्री है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, मतलब प्रैक्टिकल कामों के लिए ही हम इस जियोमेट्री का यूज़ करते थे। इन लोगों ने कभी भी जियोमेट्री को एक सिस्टमेटिक साइंस के रूप में नहीं देखा और ना ही इसको ज़्यादा डेवलप किया। अब बात करते हैं भाई साहब ग्रीक जियोमेट्री की, जिसके बारे में ही सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। देखो, ग्रीक में ना जियोमेट्री की अप्रोच ही बिल्कुल अलग थी। वो लोग सोचते थे ये मेथड, ये कंस्ट्रक्शन अगर काम करती है तो ये काम क्यों करती है, कैसे काम करती है, इसके पीछे का फॉर्मूला या फिर इसके पीछे की चीज़ें, कैसी चीज़ें वर्क करती हैं जिससे ये मेथड काम कर जाती है। ये जो स्टेटमेंट ट्रू है, ये ट्रू क्यों है, इसको मैं लॉजिकल थिंकिंग से, मतलब कि सोच समझ के कैसे प्रूफ कर दूँ। इन सब लोगों का ऐसा सोच था, ऐसी सोच थी ग्रीक जियोमेट्री की। इसलिए भाई साहब ग्रीक जियोमेट्री में आप देखोगे आपको यहाँ डेफिनेशंस मिलती हैं, एग्जाम मिलती हैं, पोस्टुलेट्स मिलती हैं, थ्योरम्स मिलते हैं, प्रूफ्स मिलते हैं, सब कुछ यहाँ मिलते हैं। और इस कारण ही हम यूक्लिड जियोमेट्री को आज भी स्कूल्स में पढ़ते हैं। ये सब चीज़ सीख ली। अब सीखते हैं भाई साहब किन किन लोगों ने जियोमेट्री में अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया तो बहुत लोगों ने, लेकिन कुछ कुछ लोगों का हम लोग नाम पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीक मैथमेटिशियंस थेल्स के बारे में। थेल्स भाई साहब को फर्स्ट नॉन प्रूफ देने का क्रेडिट दिया जाता है। इन्होंने पहली बार प्रूफ करके बता दिया था, प्रूफ करके, बोल के नहीं, प्रूफ करके बता दिया था कि डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। मतलब कि अगर सेंटर से मैं एक डायमीटर ड्रॉ करता हूँ, सर्कल के सेंटर से डायमीटर ड्रॉ करता हूँ, तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी सर्कल को, वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होंगे एक दूसरे के। इतना ये प्रूफ करके बता दिया था इन्होंने। अब हम बात करते हैं एक और मैथमेटिशियन, इनके ही शिष्य थे, बहुत फेमस शिष्य, नाम आपने सुना होगा, नाम क्या था यार, पाइथागोरस नाम तो सुना ही होगा। तो भाई साहब पाइथागोरस और इनकी टीम ने ऐसी कई जियोमेट्री की प्रॉपर्टीज डिस्कवर करी जो बहुत काम आई बाद में, ठीक है। इनकी डिस्कवरी 300 BC तक चली और इन्होंने भाई साहब इतनी सारी डिस्कवरीज कर दी थी 300 BC तक कि फिर ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं। अब बात करते हैं हमारे यूक्लिड भाई साहब की, जो हमारे मेन चैप्टर का एजेंडा है जिसको समझना। यूक्लिड भाई साहब एक
साइंटिस्ट ही थे, साइंटिस्ट कह सकते हो या मैथमेटिशियन कह सकते हो। देखो इजिप्ट के एक शहर अलेक्जेंड्रिया नामक शहर में रहने वाले मैथमेटिक्स का टीचर यूक्लिड एक टीचर थे। इन्होंने जितनी भी ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन थी उस टाइम तक, जितनी भी अवेलेबल थी, सबको इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा करके एक बुक में इसको समराइज कर दिया, बुक में सिस्टमेटिक वे से लिख दिया। उस बुक का नाम था एलिमेंट। एलिमेंट में कुल 13 चैप्टर थे, टोटल 13 चैप्टर थे। हर चैप्टर को बुक कहा गया है और हर एक बुक में भर भर के डेफिनेशन, एग्जाम, प्रूफ्स, थ्योरम्स सब कुछ है और वो भी सिस्टमेटिक वे में है। ऐसा भाई साहब पहली बार हुआ था कि किसी ने बुक लिखी हो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से। ये जो बुक थी ना बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे दी थी इसने हमारी ज्योमेट्री को, और इस बुक को, इसलिए इस बुक को कई जनरेशन्स तक हर सिविलाइजेशन में पढ़ा गया है। बस भाई साहब आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। इनकी जो डेफिनेशंस हैं, जो एग्जाम्स हैं, जो थ्योरम्स हैं या फिर जो कुछ भी पोस्टुलेट्स हैं वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रोडक्शन में। मेरे हिसाब से ये वीडियो समझ आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।